हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे अपने चैनल लेट्स प्ले विद इकोनॉमिक्स में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर 3 का टॉपिक जो है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी और उसका कन्वर्जन। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। क्या होता है नॉमिनल जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है आपका जीडीपी एट करंट प्राइसेस, मतलब जो भी करंट ईयर में प्राइसेस चल रहे हैं, जब हम उन प्राइसेस पर जीडीपी को एस्टिमेट लगाते हैं, जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारा नॉमिनल जीडीपी बन जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि नॉमिनल जीडीपी क्या है? इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ ईयर, ठीक है, यूजिंग करंट ईयर प्राइसेस। हमारी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं एक साल के अंदर, जब हम करंट ईयर के प्राइसेस को यूज कर रहे हैं, उससे जो हम जीडीपी एस्टिमेट कर रहे हैं या जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हमारा नॉमिनल जीडीपी कहलाता है। यानी नॉमिनल जीडीपी क्या हो गया? नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू पी। क्यू का आउटपुट, पी करंट ईयर प्राइसेस। तो अब हम इससे ये समझ लेते हैं कि यानी जीडीपी में जो भी इंक्रीज होगा वो किसकी वजह से इंक्रीज होगा? आइदर आउटपुट इंक्रीज होगा या फिर हमारा प्राइस इंक्रीज होगा। दोनों की वजह से हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा, ठीक है। यानी कि अगर हमारा क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और हमने प्राइसेस को कांस्टेंट ले लिया है, तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारा जो जीडीपी होगा वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। हमारे प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं और हमने क्वांटिटी को क्या ले लिया है? अगेन हमने इसको कंसीडर कर लिया है कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा जीडीपी भी इंक्रीज हो रहा है, यानी क्योंकि दोनों में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। तो ये जो जीडीपी है, ठीक है, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सिर्फ हम इसमें क्या देख रहे हैं? मॉनेटरी इनकम ही एस्टिमेट लगा सकते हैं। यानी विद द हेल्प ऑफ नॉमिनल जीडीपी हम एक्चुअल जीडीपी में इंक्रीज जो हो रहा है उसको एस्टिमेट लगाना मुश्किल हो जाता है। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, नॉमिनल जीडीपी क्या हो गया? जीडीपी एट करंट ईयर प्राइसेस। दैट मीन्स बाय यूजिंग दीज करंट ईयर प्राइसेस, जब आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को एस्टिमेट लगाते हो एक साल के अंदर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, विच बिकम्स इक्वल्स टू क्वांटिटी इनटू आउटपुट। फाइन। अब बात करते हैं रियल जीडीपी। देखो, रियल जीडीपी और नॉमिनल में सिर्फ एक ही फर्क था। नॉमिनल में वी हैड कैलकुलेटेड जीडीपी एट करंट ईयर प्राइसेस, बट रियल जीडीपी में हम जो जीडीपी को एस्टिमेट लगाएंगे वो हम एस्टिमेट लगाएंगे एट कांस्टेंट प्राइसेस। यानी हम यहाँ पर कौन से प्राइसेस लेंगे? बेस ईयर के प्राइसेस लेंगे, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? रियल जीडीपी मार्केट वैल्यू of goods and services produced in domestic territory in a year using base year प्राइजेस। जब हमने बेस ईयर के प्राइजेस को यूज करके अपने गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को निकाला है जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए थे एक साल के अंदर, वो हमारा रियल जीडीपी कहलाता है। यानी रियल जीडीपी क्या हो गया? रियल जीडीपी आपका हो गया Q इंटू पी स्टार। पी स्टार मतलब बेस ईयर प्राइजेस, ठीक है। अब क्या है? अभी हमने बात करा कि प्राइजेस क्या है? बेस ईयर के, यानी प्राइजेस क्या हो गए? आपके कांस्टेंट हो गए। अगर प्राइजेस कांस्टेंट हो गए तो सिर्फ क्या चेंज होगा? सिर्फ चेंज होगा आपका आउटपुट। यानी आपका आउटपुट अगर चेंज हो रहा है, यानी अगर आपका आउटपुट अगर इंक्रीज हो रहा है तो जीडीपी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, जब भी इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो मोर गुड्स आर अवेलेबल टू द रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री। समझ आ गया क्या है? क्योंकि प्राइजेस कांस्टेंट है, चेंजेस सिर्फ किस में आ रहे हैं? आउटपुट में चेंजेस आ रहे हैं। यानी जब जब जीडीपी बढ़ेगा तब तब ज्यादा कमोडिटीज, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होंगे हमारी कंट्री के रेसिडेंट्स को फॉर देयर ओन कंजप्शन। सो रियल जीडीपी जो होता है वो
सबसे बेस्ट होता है टू कैलकुलेट द लेवल ऑफ जीडीपी इन इकोनॉमी। क्लियर हो गया सभी को? अब बात करते हैं कि अब क्वेश्चन क्रिएट होता है कि अगर हमें नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना है या रियल को नॉमिनल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो उस केस में हमें सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो फॉर्मूला क्या है कि रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू जीडीपी एट करंट ईयर प्राइसेस, यानी कि नॉमिनल जीडीपी, राइट, करंट ईयर प्राइसेस अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100, या फिर ये कह लो कि नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल्स टू रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। दोनों ही केसेस में हमें रियल जीडीपी के वैल्यू भी कैलकुलेट होके आ जाएगी एंड वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीडीपी ऑल्सो। अब बात करते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब है जब हम रेशियो निकालेंगे, रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, जब हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वो हमारा जीडीपी डिफ्लेटर कहलाता है। यानी जीडीपी डिफ्लेटर क्या हो गया? जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू जीडीपी एट करंट प्राइसेस अपॉन जीडीपी एट constant prices into 100. This is known as GDP deflator. So now let's discuss how the GDP leads to the social welfare. अब हम ये पढ़ते हैं कि GDP की वजह से सोशल वेलफेयर कैसे होती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जो GDP होता है ना, उसे इंडेक्स माना जाता है किसका? सोशल वेलफेयर का। ठीक है, यानी वी कैन से दैट जीडीपी इज एन इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर। कहने का मतलब ये है कि जब भी इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है, जब भी इकोनॉमी में आउटपुट इंक्रीज होगा, आउटपुट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज होगा, वैसे ही क्या होगा? मोर गुड्स आर अवेलेबल फॉर कंज्यूमर्स, तो उतने ही सारे गुड्स क्या हो जाएंगे? कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। और जब ज्यादा कंज्यूमर के लिए गुड्स अवेलेबल होंगे यानी कि सोशल वेलफेयर हो रही है, यानी जिसको भी जो भी चीज चाहिए फॉर द कंजप्शन पर्पस, दे आर गेटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। सो दैट इज वाई जीडीपी लीड्स टू द सोशल वेलफेयर। मतलब हमने जीडीपी पढ़ा था कि मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। सो जैसे ही आउटपुट इंक्रीज होगा, गुड्स, मोर गुड्स आर अवेलेबल फॉर द कंज्यूमर्स फॉर द कंजप्शन एंड which will ultimately lead to the social welfare. So जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा जीडीपी होता है वो क्या है? सोशल वेलफेयर का एक इंडेक्स है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है जिनकी वजह से आपका जीडीपी सोशल वेलफेयर का इंडेक्स नहीं बन पाता है। तो पहली लिमिटेशन क्या है? पहली लिमिटेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब हमें पता है कि हमारी जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है? अनइक्वल है। ठीक है, सबको बराबरी की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही है इनकम की। तो ऐसे में भले ही इकोनॉमी का जीडीपी लेवल इंक्रीज हो जाए, लेकिन फिर भी क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल है तो इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हो गया? मतलब भले ही इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ भले ही इकोनॉमी में जीडीपी इंक्रीज हो रही है, but since our economy is having unequal distribution of income, that is why the social welfare will not be existing in our economy. Clear? Second limitation क्या है? Composition of GDP. अब देखो GDP का मतलब क्या था? Goods and services produced, उसकी वैल्यू होती है आपकी GDP, होती है। लेकिन अगर इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स यानी वॉर, वेपन्स, ऐसे मशीन्स, ये चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, अगर ये चीजों की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो क्या वो सोशल वेलफेयर को प्रमोट कर रहा है? वो क्या कंज्यूमर के वेलफेयर को या सोसाइटी के वेलफेयर को प्रमोट कर रहा है? नो, इट इज नॉट प्रमोटिंग द सोशल वेलफेयर। सो भले ही इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट वो हमारे सोशल वेलफेयर को प्रमोट करे ऐसी जरूरी नहीं है, बिकॉज अगर वो गुड्स, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर डायरेक्टली प्रमोट नहीं होगा।
थर्ड है आपका नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस मतलब एक्सचेंज अदर देन कैश, ठीक है। जब हम कोई भी तरीके की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कैश के अलावा, तो जो भी ट्रांजैक्शन कैश के अलावा होती है वो अनरिकॉर्डेड हो जाती है, ठीक है, हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अब जब कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हम कैश के अलावा कर रहे हैं, यानी जैसे बार्टर सिस्टम में होता था, अभी भी कुछ जगह वो वाला सिस्टम प्रिवेल करता है। लाइक फार्म वर्कर्स को हमने पैसा नहीं दिया बल्कि उनको रहने के लिए घर दे दिया, या फिर हमने उनको खाने के लिए खाना दे दिया, तो वो क्या हो गया कि कैश नहीं दिया, उसके अलावा और चीजें दे दी। तो ऐसी कोई भी पेमेंट जो हम उनको कर रहे हैं अदर देन कैश वो अनरिकॉर्डेड रहेगी, और जब अनरिकॉर्डेड रहेगी तो जीडीपी को एस्टिमेट करना इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? एंड द फोर्थ इज एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या होता है? इफेक्ट दैट कैन बी गुड और बैड ड्यू टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से अगर हमारे ऊपर कोई भी गुड या बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसके लिए ना तो मैं कोई प्राइस पे कर रही हूं ना ही कोई पेनल्टी पे कर रही हूं, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नलिटीज। फॉर एग्जाम्पल अब हम पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। फॉर एग्जाम्पल एक्स एक बंदा है, उसने अपने किचन गार्डन में कोई वेजिटेबल्स प्रोड्यूस की, ठीक है। अब जो वेजिटेबल्स किचन गार्डन में इसने प्रोड्यूस की हैं एक्स ने, अब वो अपने पड़ोसियों को भी देगा। अब पड़ोसियों ने किसी भी तरीके का प्राइस नहीं पे किया है, लेकिन उनका वेलफेयर तो हो रहा है ना, दे आर गेटिंग वेजिटेबल्स या फ्रूट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसे कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। वेयर एज नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं? लाइक वाई एक इंडिविजुअल है जो कि स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है। अब पड़ोस में जो बंदा खड़ा हुआ है, उसके जेड, जो बंदा उसके पड़ोस में खड़ा हुआ है या जो पड़ोस में उसके रह रहा है, उसको क्या हो रहा है? हेल्थ प्रॉब्लम्स तो उसको भी क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। तो अब ये हो गई आपकी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। कर कोई और रहा है बट नुकसान उस दूसरे को भी हो रहा है। क्लियर हो गया? तो ऐसे केस में नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के केस में सोशल वेलफेयर एग्जिस्ट नहीं करता है।